बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 9 में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ का टॉपिक स्टूडेंट हम 2 लेक्चर्स में वाइंड अप करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको राउट्स लॉ की 3 स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा और फिर साथ ही हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो राउट्स लॉ की स्टेटमेंट को समझने में हमारी मदद करेगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम राउट्स लॉ पढ़ेंगे व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, और फिर हम एक ग्राफ की मदद से उस लेक्चर में राउट्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम आगाज करते हैं राउट्स लॉ। माय डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर अगर आप बोर्ड के पेपर्स देखेंगे तो ये अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर या बाज दफा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। राउट्स लॉ में आज मैं आपको ना 3 स्टेटमेंट्स याद करवाने की कोशिश करूंगा और यही वो स्टेटमेंट हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। आप इनको कंसेप्चुअली समझेंगे। पहली बात जो मैं करने जा रहा हूं वो है कि राउट्स लॉ जो है ना, दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट, और उसका नाम था एफ एम राउट्स। और ये उसने दिया, ये स्पेलिंग को स्टूडेंट आपने देखना है। बाद स्टूडेंट लिखते हुए ना स्पेलिंग में बहुत गलती कर रहे होते हैं, तो स्पेलिंग देख लो, RAOULT, राउट्स लॉ। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? FM राउट्स, और उसने ये जो लॉ है ये 1886 में जो है वो इंट्रोड्यूस करना है। ये तो वैसे आपके साथ मैं इंफॉर्मेशन ये शेयर कर रहा हूं। हमने ना राउट्स लॉ के स्टूडेंट 3 स्टेटमेंट्स इनको पढ़ना है। इन स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले ना कुछ सिंबल्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको उन टर्मिनोलॉजी पे आपकी ग्रिप है ना तो इन स्टेटमेंट्स को याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, वो कौन कौन से सिंबल्स हैं, जरा देखिए। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये कंटेनर है। इस कंटेनर में मैं एक सॉल्वेंट लेता हूं। आप वाटर की बात कर लो, इथाइल अल्कोहल की बात कर लो, बेंजीन की, कोई ना कोई मैं लिक्विड लेता हूं। लिक्विड विल एक्ट एज ए सॉल्वेंट। अब ये जो लिक्विड है, आप इसका वेपर प्रेशर ले लें व्हेन इट इज इन प्योर स्टेट। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट, ये पहली मेरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है। इसको हम P0 से जाहिर करते हैं। P0, व्हाट इज P0? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दैट इज P0। अब आप इसी जो सॉल्वेंट है इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करें। जो हम सॉल्यूट लेंगे दैट इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कौन सा हो सकता है? आप यूरिया ले लें, ग्लूकोज ले लें, सुक्रोज ले लें, कैन शुगर, ऑल दीज आर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो आप इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। जब आप इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे ना, अब ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसे हम P से डिनोट करते हैं। तो P क्या हो गया? P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। 2 चीजें होगी स्टूडेंट, एक होगी P0 और दूसरी चीज क्या होगी? P। अब जब आप प्योर सॉल्वेंट लेते हैं उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। जब आप उसमें सॉल्यूट ऐड कर देते हैं जो नॉन वोलाटाइल है, अब सॉल्यूट के आने की वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाती है। यूं सॉल्यूशन में उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, यानी P0 ज्यादा होता है और P कम होता है। अगर आप P0 माइनस P लें तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा P, एंड दिस डेल्टा P इज कॉल्ड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा P इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। 3 चीजें होगी, P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक और चीज जो आपने इस चैप्टर के एंड तक याद रखनी है, माय डियर स्टूडेंट,
जब मैं किसी भी सिंबल के साथ 1 लिखूं तो वो W को 1 लिखूं तो वो सॉल्वेंट के लिए होगा, और अगर किसी भी सिंबल के साथ मैं 2 लिखूंगा तो वो सोल्यूट के लिए। मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। अगर किसी बाइनरी सॉल्यूशन में किसी सिंबल के साथ 1 लिखते हैं तो वो मैं सॉल्वेंट का जिक्र कर रहा हूं। यानी अगर मैं x1 लिखता हूं, इट मीन दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह मैं W1 लिखता हूं, दैट इज द वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। मैं M1 लिखता हूं, दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब मैं N1 लिखता हूं, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जब किसी सिंबल के साथ 1 आएगा तो उससे मेरी मुराद होगी सॉल्वेंट। तो मैंने क्या कहा, x1 क्या है, x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह अगर मैं x2 लिखूंगा, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। कितनी बातें होगी स्टूडेंट, P नॉट दूसरी चीज, P तीसरा डेल्टा P चौथी चीज, x1 पांचवी चीज, x2 और एक और चीज, दैट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। अगर ये सिंबल किस किस को जाहिर कर रहे हैं ये आपकी समझ में आते हैं, आप इसको याद कर लेते हैं, तो मेरे लिए ये स्टेटमेंट आपको समझाना कतई मुश्किल नहीं होगा। आइए पहली स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले स्टेटमेंट को देखें। लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। यानी आपने प्योर सॉल्वेंट लिया, उसमें व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, आपने प्योर सॉल्वेंट लिया, उसमें सोल्यूट को ऐड किया, अब वो सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो अभी मैंने आपको समझाया, मैंने उसे क्या कहा था, P इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हमने क्या कहा था, P नॉट, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और इसे मैंने क्या कहा था, x1। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास आ गई, P आई मीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मीन ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, प्रोडक्ट ऑफ P नॉट x1। माय डियर स्टूडेंट, इतना ये जो बात याद कर लेना, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ। ये पहली स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको मैं आगे लेके बढ़ता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा हुआ है कि बाइनरी सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास है x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैं x1 लूं तो ये x2 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x2। अब ना x1 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करो, तो मैं अब x1 की जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा P दैट इज इक्वल टू P नॉट इंटू 1 माइनस x2। P नॉट 1 से मल्टीप्लाई करके P नॉट माइनस P नॉट x2, P नॉट x2 दैट इज इक्वल टू। माय डियर स्टूडेंट, आप ना इसको रीअरेंज करो। जब रीअरेंज करेंगे तो P नॉट इसको दूसरी तरफ ले जाए, ये P को इधर ले जाओ, इसको इधर, तो आपके पास ये बन जाएगा P नॉट माइनस P दैट इज इक्वल टू P नॉट x2। और ये मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, P नॉट माइनस P को मैंने कहा डेल्टा P, ये आपके पास आ गया डेल्टा P दैट इज इक्वल टू P नॉट x2। अब ये जो आपने रिलेशन डेवलप किया, ये आपने इसी से ही आपने इसको निकाला, और ये आपके पास सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ बन जाएगी। तो राउट्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट क्या है, डेल्टा P दैट इज इक्वल टू P नॉट x2। अब ये जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है, दिस वन इज द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ। इसमें क्या क्या चीजें हैं,
माय डियर स्टूडेंट, इसमें डेल्टा पी है। डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैं बार बार लिख रहा हूं। दिस वन इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दैट इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहते हैं इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब आप अगर ना इस बात को स्टेटमेंट की सूरत में लिखना चाहते हैं तो इसको आप छोड़ो, आप यही बात करो कि डेल्टा पी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। एंड व्हाट इज x2? x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जब भी किसी के साथ 2 लिखा होगा तो वो सोल्यूट को जाहिर करेगा, 1 लिखा होगा तो वो सॉल्वेंट को जाहिर करेगा। अब ये है दूसरा, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। 2 स्टेटमेंट आ गए। अब तीसरी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते, इसी से ही मैं तीसरी स्टेटमेंट डिराइव कर लेता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये P2 ये x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले आओ तो ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास भला क्या बनेगा? आपके पास बनेगा डेल्टा P ओवर P नॉट, दैट इज इक्वल टू x2। ये मेरे पास एक नई स्टेटमेंट आ गई। दिस वन इज द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ। इसमें क्या है ये देखो, डेल्टा P ओवर P नॉट, डेल्टा P ओवर P नॉट, इसके लिए एक नई मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। डेल्टा P ओवर P नॉट इज कॉल्ड relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. X2, what is X2? X2 is the mole fraction of solute. एक नई टर्म आ गई स्टूडेंट, relative lowering of vapor pressure. इस चैप्टर के एंड पे हमने एक टॉपिक पढ़ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी 4, उसमें एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन कुछ टीचर कहते हैं जी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी बुक तो चूंकि कहती है ना कि डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अकॉर्डिंग टू आवर बुक लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ साथ एक नई टर्म हमारे पास आ गई एंड दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of solute. अब कुछ बातें relative lowering of vapor pressure के बारे में भी। The relative lowering of vapor pressure ये कह लो या x2 कह लो, x2 mole fraction of solute, this one is the relative lowering of vapor pressure. ये क्या है? is independent of temperature. ये x2 के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर, और हम पीछे पढ़ के आए कि मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर x टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी बात, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ये बातें याद रख रही है। पहली बात, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। कौन? डेल्टा पी ओवर पी नॉट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। मैंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ टीचर्स कहते हैं कि ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात, किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज करते जाओगे, मोल फ्रैक्शन चेंज होगी, और अगर मोल फ्रैक्शन चेंज होगी तो डेफिनेटली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी चेंज। तीसरी बात, is constant when equimolar proportion of different solutes are dissolved in the same mass of same solvent. लंबा सेंटेंस है, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत मुश्किल बात लिखी हुई है। ये कोई मुश्किल नहीं लिखा हुआ माय डियर स्टूडेंट। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे ना, यही पॉइंट नंबर 3, यही तो हम डिस्कस कर रहे होंगे। क्या डिस्कस करेंगे जरा देखना।
लिखा हुआ है इज कांस्टेंट, यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये कांस्टेंट रहता है कब? व्हेन इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट, हम 3 सॉल्यूट लेते हैं, मैं ग्लूकोज लेता हूं, मैं यूरिया लेता हूं, मैं कैन शुगर लेता हूं, ये 3 डिफरेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इक्विमोलर, इनका एक मोल ले लो, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। आपने तीनों नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिए, तीनों की नंबर ऑफ मोल सेम है, एक मोल लिया। अब इन तीनों को डिसॉल्व करो, सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट, वाटर, एक बीकर में 1000 ग्राम वाटर, दूसरे बीकर में 1000 ग्राम वाटर, तीसरे बीकर में 1000 ग्राम वाटर। देखें इधर, आपके पास ना माय डियर स्टूडेंट ये 3 बीकर्स हैं, तीनों में सेम अमाउंट ऑफ सेम सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज वाटर, सेम अमाउंट से आपके पास तीनों में 1000 ग्राम आई मीन 1 kg वाटर है। पहले में आप 1 मोल यूरिया ऐड करें, आई मीन 60 ग्राम यूरिया ऐड करें। दूसरे में आप 1 मोल ग्लूकोज आई मीन 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड करें। तीसरे में आप 1 मोल सुक्रोज आई मीन 342 ग्राम सुक्रोज ऐड करें। अब ये 3 आपके पास सॉल्यूशन बन गए। इन तीनों सॉल्यूशन की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। दिस वन इज द थर्ड पॉइंट। ये जो थर्ड पॉइंट है ये एक्चुअली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ एक इशारा है। माय डियर स्टूडेंट, ये था मेरे पास कि रिलेटिव लोअरिंग ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन पे डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट्स, ये थे 3 मेरे पास राउट्स लॉ की स्टेटमेंट्स। और जब एग्जाम में आता है ना कि राइट डाउन द स्टेटमेंट्स ऑफ राउट्स लॉ, तो आपने ये स्टेटमेंट के साथ साथ इनकी ये मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है। ये जो मैंने कहा ना द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किन फैक्टर पे डिपेंड करता है नहीं करता, ये आपसे बाज़ दफा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल की तरफ आए, उस न्यूमेरिकल में हम इसकी मदद से इस जो मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ, इसकी मदद से हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये एग्जांपल नंबर 9 है हमारी टेक्स्ट बुक चैप्टर 9 की, एग्जांपल नंबर 9 है, जरा इसको देखें। लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, वीपी स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 28.4 टॉर। ये प्योर वाटर विल एक्ट एज सॉल्वेंट इन दिस केस, तो प्योर वाटर और वाटर का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर बताया गया है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? दिस वन इज द पी नॉट आपके पास क्या हो गया? 28.4 टॉर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या कहते हैं? यस, हम उसे कहेंगे पी, ये हमने मालूम करना। कंटेनिंग 70 ग्राम ऑफ कैन शुगर, ये मैस ऑफ कैन शुगर से मेरी मुराद स्टूडेंट C12H22O11 है, ये है कैन शुगर। इसका मैस आपको बता दिया गया, वो है 70 ग्राम। आपको इसका मोलर मैस आना चाहिए, और कैन शुगर का मोलर मैस कितना है? 342 ग्राम पर मोल, ये आना चाहिए इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। और वाटर इज द सॉल्वेंट एंड कैन शुगर इज द सोल्यूट। तो जहां में वाटर होगा उसके साथ मैं 1 लिखूंगा, और जहां कैन शुगर का जिक्र होगा वहां पे मैं 2 लिखूंगा। ये वाटर का मैस आ गया, और आपको वाटर का मोलर मैस भी आना चाहिए, वो 18 है। आल्सो कैलकुलेट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी हमने डेल्टा पी को भी कैलकुलेट करना है। मैं अक्सर कहता हूं कि जिस स्टूडेंट को जिसको स्टेटमेंट की समझ आ गई वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेगा। पूछा क्या जा रहा है, दिया क्या गया है, और हमने अपने आंसर की तरफ बढ़ने के लिए किन इक्वेशंस की, किन फार्मूलाज की मदद लेनी है। तो पहली बात हमने मालूम क्या करना है? हमने पी मालूम करना है। अब पी मालूम करने के लिए P इज इक्वल टू P नॉट X1, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ। हमें P नॉट चाहिए, हमारे पास है P नॉट 28.4, हमें X1 चाहिए। व्हाट इज X1? X1 is the mole fraction of solvent। यहां सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। तो मुझे X1 से मुराद है
मुझे XH2O मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर चाहिए। अब मोल फ्रैक्शन कैसे लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे वाटर के मोल भी चाहिए, मुझे कैन शुगर के मोल्स भी चाहिए। वाटर के मोल्स कैसे निकालें? एन वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालें? मैस ऑफ वाटर कितना दिया गया है? 1000 ग्राम। 1000 मोलर मैस ऑफ वाटर दैट इज 18, डिवाइड करो तो आंसर आपके पास आएगा 55.49 मोल। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। दूसरी बात हमें क्या चाहिए? हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैन शुगर चाहिए, C12H22O11। तो मुझे मैस ओवर मोलर मैस, कितना मैस है? 70। मोलर मैस इसका कितना है? 342। और आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.20 मोल। कैलकुलेट कर लो, मैंने तो पहले कैलकुलेट की हो, मैंने कैलकुलेट कर लो, ये आपके पास आ गए। अब हमें क्या चाहिए? वी नीड X1, वी नीड XH2O। XH2O, व्हाट इज दिस? दिस वन इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए हमें क्या चाहिए? मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12H22O11। मैं यहां 1 2 नहीं लिख रहा, मैं सॉल्वेंट वाटर और सॉल्यूट कैन शुगर लिख रहा हूं। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 55.49 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.49 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैन शुगर 0.20। माय डियर स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 0.9964 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर की इतनी है, 0.9964। अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ कैन शुगर लेना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, ऊपर कैन शुगर के नंबर ऑफ मोल्स लिखें और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखें, आपके पास कैन शुगर के ये आ जाए। एक और चीज वो निकाल लें। चले, कैन शुगर के लिए मैं लिखूंगा X दैट इज इक्वल टू C12H22O11। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैन शुगर C12H22O11 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी आई मीन NH2O प्लस N C12H22O11। ऊपर आप इसके कैन शुगर के नंबर मोल्स 0.20 डिवाइडेड बाय यही वाले 55.49 प्लस 0.20। सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करेंगे यानी इन दोनों को ऐड कर लो, इस पे डिवाइड 2.20 पे को डिवाइड करो तो आपके पास ये आएगा 0.0036। ये चीजें आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। काम हमारा क्या है? माय डियर स्टूडेंट, मुझे चाहिए P, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P के लिए मुझे क्या चाहिए? P के लिए मुझे चाहिए P0 एंड X1 से मेरा वाटर H2O सॉल्वेंट। P0 कितना था? 28.4 टॉर इनटू X वाटर, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन वाटर दैट इज 0.9964। माय डियर स्टूडेंट, दोनों को सॉल्व करो। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 28.29 टॉर। इसका मतलब क्या हुआ? जब वाटर को आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर 1000 ग्राम वाटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट, तो उसका वेपर प्रेशर कितना था? 28.4। अब आपने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, 70 ग्राम कैन शुगर ऐड कर दिया। सॉल्यूट के ऐड करने से अब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। कितना हो गया? अब हो गया जी 28.29। 28.4 से 28.29 हो गया।
कितना कम हुआ, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड टू पी नॉट माइनस पी। माय डियर स्टूडेंट, पी नॉट 28.4 माइनस पी जो अभी आपने निकाला 28.29, और आपके पास अगर इसको माइनस करेंगे 0.11 टॉर, तो आपके जो आंसर आ गए वो दो चीजें आ गई। 28.29, दिस वन इज पी, आई मीन दिस वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और 0.11 टॉर, दिस वन इज डेल्टा पी, आई मीन दिस वन इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये मैंने एक शॉर्ट वे में चीजें आपको समझाई। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने राउट्स लॉ की 3 स्टेटमेंट्स, तो फिर और दूसरी बात रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, और फिर हमने एक न्यूमेरिकल की मदद से राउट्स लॉ की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम राउट्स लॉ को ही स्टडी करेंगे, लेकिन उसमें हम राउट्स लॉ स्टडी करेंगे व्हेन बोथ लिक्विड्स, व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने किया कि जब आपके पास जो सोल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल, तो फिर इसी की मदद से हम नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह उसमें व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल उसको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम।